नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे एक बयान की जिस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। यह बयान दिया है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। राहुल ने तिरुवनंतपुरम की एक जनसभा में केरल के लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं 15 साल उत्तर से सांसद रहा, वहां मुझे अलग किस्म की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आना मेरे लिए काफी रिफ्रेशिंग रहा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ के लोग मुद्दों में रुचि लेते हैं और सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, उसकी गहराई में जाते हैं। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और एहसान फरामोश तक कह दिया। सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोला। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल के बचाव में उतरे, बयान को सही ठहराने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या राहुल का बयान वाकई उत्तर भारतीयों का अपमान करने वाला है? क्या अब वो उन उत्तर भारतीय वोटर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें 3 बार जिताकर संसद भेजा? क्या उनके बयान को देश को तोड़ने वाला बयान माना जाए, या उन्होंने महज तारीफ की जिसे सियासी रंग दिया गया? आखिर राहुल के बयान के बाद उत्तर बनाम दक्षिण की सियासत क्यों गरमा रही है? आज विश्लेषण करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी का बयान, छिड़ा सियासी घमासान, बीजेपी का जोरदार वार, कांग्रेस का भी पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के त्रिवेंद्रम में दिए गए बयान के बाद उत्तर बनाम दक्षिण की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने उन्हें घेर लिया। दरअसल त्रिवेंद्रम में 23 फरवरी को राहुल गांधी ने एक जनसभा में लोगों की तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद हो गया। पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. For me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. सुना आपने, यही वो बयान है जिस पर बीजेपी हमलावर है और राहुल गांधी को घेर रही है। राहुल गांधी के बयान पर अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने उन्हें एहसान फरामोश तक कह दिया। देशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, श्रीमान राहुल जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का कुत्सित प्रयास न करें। भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा। इसके अलावा जेपी नड्डा, मंत्री जयशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह समेत दूसरे नेता भी राहुल गांधी को आईना दिखाने में पीछे नहीं रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया। उनकी पार्टी को हमेशा नॉर्थ के लोगों ने देश की सत्ता में बैठाला, तब नॉर्थ के लोग अच्छे थे। अब वो केरल से सांसद हो गए तो साउथ के लोग अच्छे हैं, नॉर्थ के लोग बुरे हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरह की पॉलिटिक्स ये देश के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। और राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस नेता भी बचाव में उतर आए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो बीजेपी पर ही देश को उत्तर दक्षिण में बांटने का आरोप मढ़ दिया। देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, औंधे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कब्जा। ये आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। ये है देश के मुद्दे। इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। इसे भी उत्तर और दक्षिण में बांटकर इस देश का अपमान मत करिए। वहीं सांसद शशि थरूर ने कहा कि पता नहीं बीजेपी बयान को क्यों तूल दे रही है। कोई भी नेता जब किसी राज्य में जाता है तो वहाँ के लोगों के बारे में बयान देता है। अब पीएम असम जाते हैं तो असम की चाय की तारीफ करते हैं। राहुल गांधी ने 2004 से अमेठी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पिछले चुनाव में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत गए थे।
अमेठी से ही सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी सांसद रह चुके हैं। 2014 में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इंदिरा गांधी भी रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। सवाल यह है कि राहुल का बयान क्या वास्तव में उत्तर भारतीयों का अपमान है? क्या वो उत्तर और दक्षिण में भेदभाव कर रहे हैं? क्या वो वाकई एहसान फरामोश हो गए हैं या उनका बयान महज सियासी है और उन पर हमले भी सियासी हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान को गलत बताया है। जाहिर सी बात है कि बहुत ही गलत बयान उन्होंने दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मे बी ही मेंट वेल, शायद वो उस तरीके से नहीं प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, पर साउथ की जो आपकी करंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी तारीफ करते करते आप अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से आप बाकायदा चुनाव लड़े, कॉन्टेस्ट किया, फिर हार गए, वो दूसरी बात है, पर उसकी बुराई करें या उसको नीचा दिखाएं इन कंपैरिजन टू दी अदर, ये तो बहुत ही गलत बात है। आप कहते हैं कि अन्य पार्टियां विभाजन करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, आप खुद ही सबसे ज्यादा इस टाइप की बात, डिविजनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, आप नॉर्थ वर्सेस साउथ खुद कर रहे हो। तो राहुल के इस बयान के मतलब क्या हैं? आज समझने की यही कोशिश मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रमन मलिक, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मेरे साथ है राशिद किदवई, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर पत्रकार हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह सीपीआईएम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अजय उपाध्याय आप इसे करना चाहूंगा। सर, राहुल गांधी के बयान का असल मतलब क्या है? ये जानबूझ के राहुल गांधी ऐसे कहते हैं या मासूमियत इतनी है कि मुंह से निकल जाता है? नहीं, राहुल जी ने कोई ऐसा बयान तो नहीं दिया जिस बयान को लेकर के इतना लंबा बवाल मचाने का प्रयास है भाजपा के लोग कर रहे हैं। देश का बंटवारा, देश की सियासत को हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर और जाति के नाम पे खुद बांटते हैं। यदि कोई तथ्यात्मक बातचीत के दरमियान कही जाती है कि दक्षिण की राजनीति में क्या है, उत्तर के राजनीति में क्या है, पश्चिम और बाकी राज्यों में, हम तो बिहार और यूपी के राजनीति में भी बताते हैं कि बिहार की राजनीति का एक अपना राजनीतिक संस्कृति। अब राहुल को अगर केरल जाके रिफ्रेशिंग फील होगा, जो 15 साल में वो रिफ्रेश नहीं हो पा रहे थे, तो अजय जी पूछा जाएगा ना कि रिफ्रेश होने की वजह क्या है? नहीं, ये अर्थ को अनर्थ और तिल को तार बनाने वाला बात है। और जिसके दाढ़ी में चोर घुसी हुई होती है ना, तिनके में जिसके दाढ़ी में है, वही ये सारे कहानी बनाता है। जो बंटवारे की और तुष्टीकरण की राजनीति आज पूरे देश में कर रहा है, वो दूसरे को भी उसी नजरिए से देखता है। राहुल गांधी जी ने जो भी बयान दिया है, वो बयान तथ्यों पर और एक बातचीत के दरमियान राजनीतिक संस्कृति कैसी चलती है अलग अलग। अच्छा, ये तथ्य है आपके हिसाब से भी? ये तथ्य है कि उत्तर भारत में उनको रिफ्रेश फील नहीं हो रहा था, ये एक तथ्य है, आप भी मान रहे हैं ना अजय जी? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अनुभव का यदि कोई अच्छे सेंस में कोई बात रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको तिल का तार नहीं, आप एक की तारीफ करिए, किसी ने नहीं रोका। अजय उपाध्याय, आप एक की तारीफ करिए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन एक की तारीफ करने के लिए 15 साल जहां आप सांसद रहे उनको निम्नतर बताना, ये तो गलत है ना। आप तारीफ करिए, कौन तारीफ नहीं करता? ऐसे कौन से शब्द उन्होंने बोल दिए जिसमें निम्नतम उत्तर भारत की राजनीति? एक अलग सी राजनीति की मुझे आदत हो गई थी 15 सालों में, ये क्या है? उत्तर भारत में एक अलग राजनीति चलती है। उस राजनीति के वो के बारे में एक चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। ये कौन सा बात है? नहीं, मुझे आप पसंद हैं ये कह देना भर काफी नहीं है क्या? मुझे आप पसंद हैं ये कहना भर काफी नहीं है कि दूसरे का कंपैरिजन करेंगे? नहीं, नापसंद नहीं कहा। गुजरात की राजनीति और बंगाल की राजनीति अलग है और ये पूरा देश जानता है। राजनीति और गोडसे की राजनीति अलग कभी रही है, तो इसको पर भी चर्चा होती है। बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही डिफरेंस है। दिल्ली की राजनीति अपने अंदाज में होती है, हरियाणा की राजनीति अलग होती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें नापसंद है, मुझे भी नापसंद नहीं है, ये पसंद है। अजय जी, तो फिर राहुल गांधी के बयान को आप सही मानते हैं? दिशा दिखाने वाला बयान है ये? राहुल जी ये दिशा दिखाने वाला बयान है? आप हाँ ना में जवाब दीजिए ना सर, सफाई क्यों सर, जब सब सही है तो? कह रहे हैं कि राहुल जी ने जो बयान दिया है, वो बयान राजनीतिक संस्कृति के जो अलग अलग धारा है, अच्छा, सोच है, अलग अलग
राजनीति जो राज्यों में होती है उस पर चर्चा है, इस पर जितना आप चाहें तो बहस करा ले। ठीक है अजय जी, ठीक है, अब धीरज रखिए, अब धीरज रखिए अजय जी। जनवरी, अब सुन लीजिए ना अजय उपाध्याय, सुन लीजिए, जनवरी 2013 का राहुल गांधी का एक बयान और है, वो भी आपको सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस को फनी पार्टी कह दिया। राहुल ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सुनिए सुनिए, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है, हर 2 मिनट में नियम बनते हैं और टूटते हैं, कोई नहीं जानता कि पार्टी में नियम क्या है, ये तो फनी पार्टी है। तो ये फन यहां पे दिखाया जा रहा है क्या? इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं आप राहुल की? नहीं, हर बयान को मानिए ना, फिर आप हर बयान को मानिए। नहीं, बिल्कुल निकाला जाएगा सर, बयान निकाला जाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस को फनी पार्टी कहा, ये बयान उन्होंने दिया सर, तो आप फनी पार्टी हैं ये भी आप मानते हैं? अरे घनश्याम जी, कब का कहाँ का बयान? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, जनवरी 2013 का बयान है। आपके नहीं, आपको पता ही नहीं तो फिर अलग बात है। पार्टी, अच्छा हमें नहीं पता है तो फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, आपको पता है तो आप बता दीजिए ना कि किस जगह पे कब किस दिन में। देखिए सर, आप अगर आंखों में पट्टी बांध लेंगे और बोल देंगे दिन में रात हो जाएगा, तो मैं नहीं कहूंगा रात हो रही है, मैं नहीं मानूंगा सर। अगर आप अपने ही वरिष्ठ के बयान को नहीं जानते तो फिर नहीं जानते, ठीक है। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, रमन मलिक का रुख कर लेते हैं। नहीं अजय जी, देखिए तर्कों पे बात करिए ना सर, तर्कों पे बयान करिए। राहुल गांधी के बयानों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको नहीं पता है सर। रमन मलिक, ठीक है सर, ठीक है रमन मलिक, असल में क्या बेवजह इस बयान को तूल दिया जा रहा है? राहुल गांधी की प्रशंसा को एक जगह की इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? सर, प्रधानमंत्री पे तो जगह जगह जाते हैं, तारीफ करते हैं, असम जाते हैं, वहां की चाय की तारीफ करते हैं। अगर राहुल गांधी ने किसी की तारीफ कर दी फिर तकलीफ क्यों? घनश्याम जी, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि मेरे को कृपया करके अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं उनका नंबर दे दीजिए। अगर जो मैं तो बरनौल जरूर भेजूंगा। देखिए, आपने अभी बोला राहुल गांधी रिफ्रेश फील करते हैं। हैंग हुआ कंप्यूटर हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो चालू हो जाए। दूसरी चीज, ये जो आपने तथ्य निकाल के दिया है 2013 का, वो भी एक वास्तविकता है। लेकिन ये बोलना कि उत्तर और दक्षिण के बीच में जो एक द्रविडियन नॉन द्रविडियन पॉलिटिक्स की एक डिवाइड खड़ा करके अंग्रेज चले गए, उसको कंटिन्यू रखना, देश को तोड़ना, ये क्या वो जो 2008 का MOU था उसका एक वर्किंग पार्ट है क्या? एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस के जितने प्रवक्ता आते हैं ये क्या कबूतर की तरह होते हैं कि बिल्ली आएगी तो आंखें बंद कर लेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत रखनी चाहिए। हम भी अगर हमारी पार्टी में से कोई नेतृत्व गलत करता है तो हम उसके लिए बोलते हैं। और एक और चीज मैं बात यहाँ पे रखना चाहूंगा कि आपका चैनल यूपी में बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ यूपी के लोगों से कि ये जो आनंद भवन था ये कहाँ था भाई? इसकी उपज में से ही अगली रमन मलिक सर, आप मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए। गाली दे रहा है आपकी पार्टी एक बार नहीं बहुतायत बार ये समझाती है, बारंबार समझाती है कि राहुल गांधी आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, राहुल गांधी का कोई राजनीतिक हैसियत है ही नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो सर उनके इस बयान पे इतना हंगामा क्यों? स्मृति ईरानी से लेके जयशंकर साहब से लेके सब ने हमने मोर्चा खोल दिया, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देश के लिए जरूरी है सत्ता पक्ष और विपक्ष, और जब सत्ता पक्ष में कोई मंद बुद्धि आ जाए, जैसे यूपीए में था जो कानून को ऐसे फाड़ देता था, या विपक्ष के अंदर ऐसे लोग हों जो देश हित से ज्यादा सिर्फ अपनी मूर्खता का बखान करना चाहते हों, तो देश के लिए अच्छा नहीं होता। आप सर्टिफिकेट बांटना कब बंद करेंगे? रमन मलिक, सर्टिफिकेट बांटना कब बंद करेंगे सर? सर, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है ना, जैसे उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, आपकी है ना? ठीक है, तो आप किसी को भी कुछ भी कहेंगे, मंदबुद्धि कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे, रिफ्रेश करने की जरूरत कहेंगे, किसी को कुछ भी कहेंगे। सर, पिछले 3 साल से ऐसा ही हो रहा है, कभी किसी झंडे के तले, कभी किसी मोर्चे के तले, कभी किसी के तले। खैर, मैं एक चीज आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा, मैं बार बार ये पूछता हूँ, क्या इस देश के अंदर
राष्ट्रवादियों की ही एक जिम्मेवारी बनेगी कि एक अजय जी आ रहा हूं, अभी रुक जाइए। मैं फेंकू नहीं कहूंगा। अजय जी रुक जाइए। जिम्मेवारी भी हमारी और सत्ता पक्ष चलाने की भी जिम्मेवारी हमारी। क्या यही रह गया इस देश में? फेंकू कहना बंद कर दिया। एक विपक्ष का एक नेता नहीं तैयार कर सका पूरा विपक्ष मिलके कि जो एक सकारात्मक विषय को उठाए और बात करे और विवाद करे, संवाद करे। नेता को हमने फेंकू ठीक है सर अब एक दूसरे की बातों को काउंटर करेंगे, बेवजह समझ में नहीं आएगा। उपाध्याय जी थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। पूरे 3.5 मिनट आपसे बात की शुरुआत में, एक एक करके मलिक साहब, एक एक करके तो बहुत है मलिक साहब, एक एक करके एक एक करके माननीय आप प्रधानमंत्री जी हैं जो आपके सिर से अजय जी एक एक करके बात कर लीजिए। अजय उपाध्याय आपका नंबर नहीं है। अजय जी डिबेट को हाईजैक मत करिए सर यहाँ मत दिखाइए सर डिबेट को हाईजैक मत करिए। आप डिबेट को हाईजैक मत करिए। रमन मलिक को बोलने दीजिए, रमन मलिक को बोलने दीजिए सर। डिबेट को डिरेल मत करिए। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके बोलने से पहले उन्हें टोक दिया गया है। आपके बोलने से पहले उनको टोक दिया गया है। किस बात का शोर है सर? किस बात का शोर है? आपके बोलने से पहले टोक दिया गया। अजय जी ठीक है, एक एक करके। मैंने अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल करा हो तो मेरे को बोलिएगा। ठीक है, मैंने अनपार्लियामेंट्री इस्तेमाल करा। सर यहाँ बेवजह समय जाया नहीं करते हम सर, बेवजह समय जाया नहीं करते हैं। ठीक है अजय जी, फेडर डाउन करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं सर वॉल्यूम डाउन करना, हम करते नहीं है ऐसा, इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे चुप हो जाइए सर। ठीक है, चाहता हूं घनश्याम जी डिबेट की तरह। ठीक है सर, आप डिबेट में रहिए, डेकोरम में रहिए सर सभी के लिए। ठीक है सर, शोर क्यों हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा सर। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई भी हैं। किदवई सर, असल में क्या प्रदेशों में फूट डालने की कोशिश है राहुल गांधी का बयान? आपका सेल्फ एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए घनश्याम जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए उत्तर भारत में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। दक्षिण में जरूर, क्योंकि अभी पुदुचेरी में भी सरकार चली गई और वहां अभी तमिलनाडु और पुदुचेरी और केरला 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो दक्षिण बनाम उत्तर का जो एक राजनीतिक जो डिबेट शुरू हुई है, इससे राहुल गांधी को फायदा होगा। क्योंकि देखिए एक राजनीतिक रूप से थोड़ा दक्षिण और उत्तर भारत में एक तरह की प्रतिस्पर्धा या एक कंपटीशन है और दक्षिण वाले मानते हैं कि उनका राजनीतिक संस्कृति जो है वो बेहतर है। अब बात आती है कि राहुल गांधी को क्या ऐसा कहना चाहिए था? एक भारत का नागरिक होने के लिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं, किसी की तारीफ करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप कंपैरिजन कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, तो वो वाली बात होती है। लेकिन यहाँ जो हमारे मित्र रमन मलिक साहब बहुत ज्यादा एक अपने चुने वस्त्र का जिक्र कर रहे हैं कि जैसे भाजपा ऐसा कुछ नहीं करती। मैं आपको स्मरण कराऊं कि जब गुजरात का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भाषण से, सार्वजनिक सभा से, कि दिल्ली में एक जगह जहाँ पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं और एक षड्यंत्र हो रहा है। तो क्या षड्यंत्र था? वहाँ भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मौजूद थे, वहाँ जितने हाई कमिश्नर जो रह चुके हैं भारतीय उच्चायुक्त इस्लामाबाद में, वो तमाम लोग मौजूद थे और वो कसूरी साहब जो पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री थे, उनकी किताब की चर्चा की। उसको लेके मोदी जी ने उसका राजनीतिक रंग दिया। धर्म में राजनीति को मिलाना ये क्या भारत के लोकतंत्र में है? तो इसके दोषी तमाम राजनीतिक दल है। राहुल गांधी को कसूरवार ठहराना और कहना कि वो देश में को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इसका कोई ये बेतुकी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राजनेताओं को बचना चाहिए, उसमें राहुल को भी बचना चाहिए, लेकिन उसका सबसे ज्यादा तो भाजपा करती है उसका उल्लंघन। रमन मलिक रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर आपकी बात पे। मलिक साहब बोलिए। किदवई साहब, ऐसा होता है कि जब आप बात कर रहे हो किसी भी धार्मिक विषय की तो वो अलग होता है, लेकिन जब विषय हो भारत और पाकिस्तान का, जिसने भारत को एक 1000 कट फिलॉसफी के अंतर्गत हर समय आहत पहुंचाने की कोशिश करी, तो उसमें धर्म नहीं होता, उसमें होता है सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के विरोध में, इसमें धर्म कहीं नहीं आता। और ये ध्यान रखें कि पाकिस्तान जैसी शख्सियत को हिंदुस्तानी आदमी जो देशभक्त होगा वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उनके फिलॉसफी को, उनके तरीकों को। हमने हर कोशिश करी है उनको, चाहे वो नेहरू जी हो, नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सबने कोशिश करी पाकिस्तान को सीधे रास्ते लाने की कि हमसे कट के एक हिस्सा बनाए।
तो ये जो आप बार बार उदाहरण ले रहे हैं, संबंध था क्या? मनमोहन सिंह भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया था और सर्वोच्च मतलब स्तर के ऊपर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है, उसको करना चाहिए। गुजरात चुनाव में जो गलती हुई, चुनाव के समय लोग ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है किदवई साहब, शर्मन शेख में जो गलती हुई, क्या आप उसको प्रधानमंत्री के स्तर की गलती मानेंगे? क्या वो करनी चाहिए थी? शर्मन शेख में जो गलती प्रधानमंत्री कार्यालय से करी गई, उसका चुनाव से संबंध नहीं था। ठीक है सर, ठीक है, डिबेट पे लौट आइए मलिक साहब, डिबेट पे लौट आइए सर। ठीक है सर, डिबेट में कुछ वस्तुओं को छूना, कुछ विषयों को छूना अलग बात है, लेकिन डिबेट का विषय बदल देना सर, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, विषयांतर हो जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे। मलिक साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हैं। शाह साहब, असल में राहुल के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सीपीआईएम कैसे सोचती है, वाम दल कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ऐसा तो पहली बात तो मैं बताऊं कि बीजेपी हमारे देश की रूलिंग पार्टी है, सब ये बात जानते हैं। और बीजेपी को शुभम ये था कि छोटे छोटे बयानों पे कूद पड़ के उन बात को पकड़ के उसको ट्विस्ट करके घुमा फिरा के और लोगों को यकीन दिलाना कि भाई ऐसा बोला गया। मैं ये पूछता हूँ, तो राहुल गांधी छोटे बयान देते हैं? अली शाह साहब, आप कह रहे हैं राहुल गांधी छोटे बयान देते हैं? नहीं, आप ही ने कहा छोटे छोटे बयानों को बीजेपी पकड़ रही है। रंगे हाथ पकड़ लिया उन्होंने, आपको रंगे हाथ पकड़ लिया। आपने अपने मुंह से बोला, ये मैं तो बोला नहीं। आप ही ने बोला सर, आपने बोला छोटे छोटे बयानों को बीजेपी पकड़ लेती है, तोड़ मरोड़ देती है, इसका मतलब राहुल गांधी छोटे बयान देते हैं। राहुल गांधी छोटे बयान देते हैं, अपने कद के हिसाब से बयान नहीं देते, ये समझा रहे हैं अली शाह। मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ा यहाँ पे, कुछ भी सर, रंगे हाथ पकड़ा। कैसे मेरे मुंह से बात निकले ही नहीं, ये बात आपके मुंह से निकले। सर आप ही ने घर से बोले, क्या हो गया सर? अगर मेरा बच्चा घर से बोले कि मेरे को पापा फिर प्यार है, मम्मी प्रधानमंत्री जाना चाहते हो आप, क्या इसका ये मतलब हुआ? बंगाल में उसके साथ पापा अलायंस कर रहे हो, पापा बुरे, बंगाल में उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, उस बच्चे को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तारीफ अली शाह साहब, अली शाह साहब, मतलब हुआ, अली शाह साहब, अली शाह, एक मलिक साहब, एक मिनट, शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, मेजर मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह, असल में आप मुझे ऐसे स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं जो मैथ का पेपर देने आया था लेकिन प्रश्न पत्र संस्कृत का आ गया। सर कैसे तैयारी है आज आपकी? ये मैं ही तो बोल रहा हूँ सर, कंडक्ट ही मैं कर रहा हूँ, डिबेट मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ आपको, आज आपकी तैयारी नहीं है। मजा आ गया समझे आया, तैयारी किसकी नहीं है? ऐसा ही मजा आ रहा है कांग्रेस के साथ भी, कांग्रेस के साथ मिलकर ताली बजाना सीख गए, खूब ताली बजा रहे हैं आजकल। देख रहे हैं किसी तैयारी नहीं है भाई, ताली बजा रहे हैं खूब, ताली खूब बजा रहे हैं। बच्चा बोल रहे हैं कि मेरे को मम्मी से बड़ा प्यार है ना, मम्मी की तारीफ कर रहे हैं। सर मेजर मोहम्मद अली शाह, ये किस तरह के तर्क दे रहे हैं, किस तरह के बयान दे रहे हैं? मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं लौट जाऊंगा आपके पास। मलिक साहब रिस्पॉन्ड करिए। शाह साहब, बाइज्जत मैं दो चीजें आपको बोलना चाहता हूं। एक तो आप इसी अबोध बालक के साथ, इसी बच्चे के साथ बंगाल के अंदर एक अलायंस के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक चीज। इसके साथ आप बिहार में भी लड़ चुके हैं चुनाव, तो अगर आप ये सोचते हैं कि इनके बयान जो हैं वो बचकाने हैं, उसको नहीं सोचना चाहिए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप चुनाव किसके साथ मिलके लड़ रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, मैं आपको ये भी याद कराऊंगा कि इस जो ये बयान दिया गया है, इस बयान की सिवियरिटी इस हिसाब से देखनी चाहिए। पहले महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक आंदोलन किसी पार्टी ने दिया था। आज वो पार्टी और कांग्रेस दोनों इकट्ठे हैं। उस समय भी हमने इस चीज का अपोज करा था, चाहे हम अलायंस में थे। मैं आज भी यही बोलता हूँ, किसी भी वर्ग विशेष, किसी भी जाति विशेष, किसी भी प्रांत विशेष के लोगों के ऊपर ये बोलना कि भारत को वो अपनी पूरी अभिन्न अंग नहीं मानते हुए कि जो उत्तर का है, वो दक्षिण का है, वो पूर्व का है, पश्चिम का, एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट है। और यही नॉर्थ ईस्ट के साथ हो रहा था, जो आके नरेंद्र मोदी सरकार ने बदला। ठीक है सर, समय इतना ही, मुझे ब्रेक पे जाना है। मेजर अली शाह, एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। क्या कह रहे थे आप, बोलिए। आपने अपने मुंह से ही बोल दिया कि ये जो डिविजन पॉलिटिक्स है, गलत बात है, खुद ही आपने बोल दिया। आपकी पार्टी ये करती है
और राहुल गांधी ने तो देश जोड़ने की बात करी है। आप लोग उसी बात को तोड़ मरोड़ के बात फैला के लोगों को गुमराह करके ये लोगों को यकीन दिला चाहते हैं कि वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं ना। पता ही नहीं, गलत बात है ना ये बात। ये आपने बोला कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है सब बोलने वाले आपके ही मुंह से निकलेंगे और कहा मेरे मुंह से नहीं निकले हैं। और आपकी पार्टी क्या कर रही है? और राहुल गांधी ने बोला क्या? उन्हें तारीफ कर रही है हमारे देश के एक हिस्से की, बस इतना ही किया। मेजर मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह, हो सके तो गूगल कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए पूरा विषय क्या है, फिर अच्छे से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के उस बयान की जिसके बाद एक बार बहस छिड़ गई है। क्या उनका बयान देश को तोड़ने वाला है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं वायनाड आके, केरल आके खुद को रिफ्रेश फील करता हूं और पिछले 15 सालों में मुझे एक अलग राजनीति की आदत लग गई थी। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को लगातार हाथों हाथ लेने में लगी है और कई तरह के रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। सभी खास संवाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस से अजय उपाध्याय हैं। अजय जी, क्या यही विभाजनकारी बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान दे रहे हैं? गुजरात के निकाय चुनाव में भी हमने देखा, वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए आप। क्या ये माना जाए कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नुकसान दे जाते हैं? आप माने या ना माने, आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कभी तो दिल में ये बात आती होगी ना कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। घनश्याम जी, जब बिहार में हार होगा तो पाकिस्तान में पटाखे उड़ेंगे, जब दिल्ली में हार होगा तो करंट लगेंगे। शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर के जो कहा गया था वो देश को जोड़ने वाला बयान था। जब जिस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति लगातार 6 साल से हो रही है तो देश को जोड़ने की बात है। अभी बंगाल में जिस तरह बमबारी की जा रही है और मंत्रियों पर भी बम चल रहे हैं और उसमें देश का पूरा अमला देश का वहां पे लगा हुआ, और जिस तरह से बंगाल का विभाजन धर्म के नाम पे करने तो बीजेपी को आप आदर्श मानते हैं? बीजेपी को आदर्श मानते हैं, उसके दिखाई राह पे चल रहे हैं क्या आप? माना वो खराब है तो आप भी खराब हो जाएंगे? नहीं, आप सुन लीजिए। राहुल जी ने यदि कहा कि हम कर्नाटक में या केरल की राजनीति में आकर के और वहां उनको और अच्छा लग रहा है तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? 15 साल में जो राजनीति थी, जहां वो राजनीति करते थे वहां की अपनी राजनीति संस्कृति थी। वहां नया संस्कृति, नए परिवेश, नए लोगों के बीच जाकर के उनको नए सिरे से उसको समझने का मौका मिल रहा है। केरल में आके मुझको रिफ्रेश फील होता है, इतना कह देने भर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले 15 सालों में अलग राजनीति की आदत में थे। वो क्या था अलग राजनीति? वो रिफ्रेश नहीं करती थी उनको, वो बोझिल बना रही थी उनको बहुत ही बना रही। 15 साल की राजनीति, 15 साल सांसद आपको बना दिया, अमेठी ने काम हुआ या नहीं हुआ वो अलग मसला है। उसके बावजूद आप वहां के लोगों को बोलते हैं कि वो रिफ्रेश फील नहीं कराते आपको? नहीं, वहां के लोगों को उन्होंने बोला, ये आपने सुन लिया। उसमें कितने अर्थ आपके चैनल भावार्थ कोई चीज है कि नहीं है? सर, निहितार्थ कोई चीज होती है कि नहीं होती है? किसी बयान के मतलब होते हैं कि नहीं होते हैं? इसको निहितार्थ आप मानते हैं? इसके निहितार्थ हैं? नहीं है। बताइए ना, करंट लगने वाला निहितार्थ क्या है? सर, तो उसकी तारीफ कौन कर रहा है? अजय उपाध्याय, उसकी तारीफ कौन कर रहा है? नहीं, आप अभी भाजपा के लोगों से बोलिए कि क्या उसकी तारीफ की जाएगी? भाजपा के प्रवक्ता तारीफ करेंगे? जो करंट लगने वाला वहां तो निहितार्थ भी नहीं है, वहां तो स्पष्ट है। अभी बंगाल में जिस तरह रोज जाकर के गालियां दी जा रही है वहां के राज्य सरकार को और बंगालियों को गाली दी जा रही है, वो क्या अच्छा है देश के लिए? गिरिराज सिंह के बयान कभी सुने हैं आपने? आप ये अरे सर, आप इन बयानों को आदर्श मानते हैं क्या? गिरिराज सिंह के बयान को, बीजेपी के विवादित बयानों को आप आदर्श मान रहे हैं क्या? उन्हीं पे चल रहे हैं क्या? आपने कभी कहा? बिल्कुल सर, सैकड़ों बार डिबेट होती है, उसमें भी सैकड़ों बार डिबेट होती है सर। रेणुका चौधरी की हंसी को जब सूपने का कहा गया तो बताया, 50 लाख की गर्लफ्रेंड जब कही गई तो बताया गया, पूछा गया। आप क्या बात करते हैं सर? जब वहां विवादित बोल उठे उस पर भी सवाल उठे। आप ब्लाइंड फोल्ड में तो ये बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, कब डिबेट किया था इस पर आपने? सर वाह, आपको ये पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं सर, आपको पता ही नहीं। हर बार डिबेट में आप मेरे मेहमान हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिबेट में आप मेरे मेहमान हो। आपको बताना, आपको सबूत मांगने की आदत है, मैं जान रहा हूं, मुझे पता है सर। कांग्रेस को हर बात का सबूत चाहिए, आपको तो सबूत चाहिए ना सर, आपको हर बात का सबूत चाहिए। आप तो देश किसी पे हमला करते हो उसका सबूत चाहिए, आप तो डिबेट का सबूत मांग लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? घनश्याम भाई, यही तो दर्द है
किसी के होने पे भी सबूत चाहिए। आपको हर बात का सबूत चाहिए अजय उपाध्याय, असल में हर बात का सबूत चाहिए आपको, हर बात का सबूत चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कर्नाटक आना तो पेट में दर्द। मैं जवाब दे दूं इनका। गुजरात में देख लिया ना सर, गुजरात के निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया, दिख गया आपको। पुडुचेरी में सरकार गिर गई, बदलिए खुद को बदलिए सर। पुडुचेरी में भी सरकार गिर गई आपकी। रमन मलिक रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है अजय जी, नहीं सुनना आपको तो मत सुनिए। अजय जी लगातार बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। रमन मलिक बोलिए। जब पुडुचेरी के इनका लीडर जरा डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो ये करेंगे। या तो आप बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता ऐसा है कि जब पुडुचेरी में एक विधायक ये बोल रहे थे कि हमारा संपर्क आपसे सीधा नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा, तो नारायण स्वामी कुछ और बताते हैं। अजय जी रुक जाइए, अजय जी आप ही के पास आ जाऊंगा, रुक जाइए एक बार। मलिक साहब को बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आ जाऊंगा। मलिक साहब बोलिए। पुडुचेरी का जो प्रकरण हुआ, जहां विधायक अपना पीड़ा बता रहे हैं, सीएम कुछ और बता रहा है, राहुल जी कुछ और समझ रहे हैं, ऐसी राजनीति करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप उत्तर में अच्छा थे या दक्षिण में अच्छा होंगे? ये क्या है? दूसरी बड़े चिंता, तो ये बार बार आप बात करते हैं सीए की और करंट लग जाएगा। बिल्कुल करंट लगना चाहिए साहब। आज देख लीजिए, अब इस पर नहीं पूछेंगे। उपाध्याय जी जरा सुनने की हिम्मत रखिए। अजय जी अब सारी चीजें आप सिखाने लग जाएंगे सर। आप यहाँ आ जाइए किसी दिन, आप नोएडा स्टूडियो में आ जाइए सर। आप यहाँ से एक बार डिबेट संचालित कर लीजिए खुद। ठीक है ठीक है सर, शोर नहीं सर, शोर नहीं, डिबेट में शोर नहीं, डिबेट में शोर नहीं। अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी रिक्वेस्ट है आपसे, अजय जी सुनने की क्षमता रखिए सर, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप बोलिएगा मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, आपको अपने द्वारा दिए गए बयानों की भी सफाई देनी होगी। जिस चीज का जिक्र अजय उपाध्याय कर रहे हैं, उन बयानों का भी आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। वो कहां तक न्यायोचित है? मैं दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जो देश के अंदर नागरिकता देने का कानून था, उस कानून के एवज में, उस कानून के आड़ में बरगला के देश को तोड़ने का काम करा गया। इनके नेता अपने आप टूट गया। वो सलमान खुर्शीद हो, इतना कमजोर शांति रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या इनके प्रॉक्सी नेता हर्षमंदर हो, वो सारी जगह जाके जो बोले उसका परिणाम आपको सामने नजर आ गया। ये तो है करंट लगने के फैक्ट। अब दूसरी बात मैं करता हूं जो इस बयान से संबंधित है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर उनको ये समझ में आ गया तो क्या वो अपनी माताजी को बोलेंगे कि वो जो एक जगह पे एमपी बनी हुई है उसको भी छोड़ दें, वहां की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है? क्या वो ये बोलेंगे अपनी बहन को कि जी यूपी मत जाया करो, वहां से मैं सांसद रहा हूं, वहां पे पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, इधर आ जाओ रिफ्रेशिंग होगा? ये क्या एक तरीका बनाया है आपने देश को समझने और समझाने अच्छा मलिक साहब ये भी समझाते चलिए ना, मलिक साहब ये भी समझाते चलिए, देश में महंगाई पे बात क्यों नहीं हो रही, पेट्रोल डीजल पे बात क्यों नहीं हो रही, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं हो रही? राहुल गांधी का बयान क्या इतना बड़ा मुद्दा है? सर हमें बताइए ना कि चीन से डरता है क्या भारत? चीन पे जो कुछ हो रहा है, चीन जैसे रिएक्ट कर रहा है, उस पर बयान क्यों नहीं हो रहा है? इतने सारे मुद्दे, इस पे आप बात क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी के बयान को आपने तूल दे दिया सर, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। वो राहुल गांधी जो आपके लिए हैसियत भी नहीं रखते, जो प्रासंगिक ही नहीं है, उसके बावजूद सर इतने मुद्दे उन पे बात करिए। ये तो कांग्रेस को करना चाहिए कि वो जागे कि कोई अक्लमंद व्यक्ति, बहुत सारे नेता हैं, उनको रख लें ताकि एक अच्छा विपक्ष बने। लेकिन आपने चीन की बात करी, सर तीनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सर सर एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। मलिक साहब, मेजर अली शाह सर शोर में बोलते हैं, आपको फायदा नहीं है। मेजर अली शाह एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। मेजर अली शाह एक एक करके। सर कांग्रेस भी चुप है, चुप हो जाइए। कांग्रेस भी चुप है अभी तो, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। ठीक है ठीक है, मलिक साहब आऊंगा आपके पास। अजय उपाध्याय बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? बोलिए अजय जी। कह रहा हूं कि जो मलिक साहब अभी ज्ञान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको महाज्ञानी फेकू महोदय से जो ज्ञान ये लोग लेते हैं उस पर मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे पैराडाइम से बाहर आना चाहिए। और देश में जो मुद्दे, आपने घनश्याम जी एक बड़े जेन्युइन बात कही कि देश में मुद्दा अभी बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान 250 लोगों की जानें चली गई।
यदि इस पर भाजपा को हिम्मत हो तो आकर के debate मलिक साहब ऐसे नहीं, मलिक साहब ऐसे नहीं चलेगा, मलिक साहब ऐसे नहीं चलेगा। एक एक करके बात करिए सर, डिबेट ऐसे नहीं होती। रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, एक एक करके बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। बोलिए अजय जी। जी घनश्याम जी, मैं यही बात बार आप ही के बात को दोहरा रहा हूं। आपने जो एक बात रखी है अभी कि जो देश के अभी वर्तमान में मुद्दे हैं, जो देश पर संकट है, देश के लिए संकट है चाइना, लेकिन बात होगी पाकिस्तान की, बात होगी अफगानिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की भी बात होनी चाहिए, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं। बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा नहीं। देश में जो 250 किसान अभी उनकी जान चली गई और सरकार जो है अभी भी दम्भी अहंकारी बनी हुई है, उस पर चर्चा। गरीबी को मुद्दा मानते हैं आप? 100 रुपए से पार हो गए। अच्छा अजय जी, अजय जी गरीबी को मुद्दा मानते हैं? अजय जी गरीबी को मुद्दा मानते हैं? एकदम मुद्दा मानते सर हैं। सुनिए फिर अब फिर सुनिए सर, अब फिर सुनिए। राहुल गांधी का ही एक बयान है मेरे पास जो ये अगस्त 2013 का है सर। गरीबी को मुद्दा अगर आप मानते हैं तो राहुल गांधी ने कहा था अगस्त 2013 में कि गरीबी मानसिकता में है, पैसा ना होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आत्मविश्वास आ जाए तो गरीबी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। सर राहुल गांधी तो गरीबी मानते ही नहीं कोई चीज है, गरीबी मानते ही नहीं कोई चीज। अब ये मत बोलेगा ये बयान में नहीं दिया उन्होंने। घनश्याम जी अब क्लेरिफिकेशन मुझे देने देंगे तो बताइए, प्लीज बताइए सर, आप ही बताइए। ये हर जो मुद्दे होते हैं और बातचीत का कोई यदि क्रम होता है, जैसे कहीं कोई एकेडमिक डिस्कशन में कोई बात होती है तो उस बात के मायने होते हैं। ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और कोई यदि चर्चा के दौरान कोई बात हुई है, उसको आप यदि इस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं कि गरीबी अभी भी आत्मविश्वास बढ़ाइए ना सर, प्रधानमंत्री मोदी का साथ दीजिए। महंगाई के इस दौर में बताइए गरीबी कुछ नहीं होती, ये तो मन का भ्रम है। आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपने आप दूर हो जाएगी गरीबी। सर रोड किनारे उन लोगों से पूछिए जाके आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। अरे आप डिबेट में हमको बुलाया है, आप प्रश्न करेंगे सर। आप अगर आउट ऑफ ट्रैक होंगे तो आपको ट्रैक पे लाना पड़ेगा, आपको ट्रैक पे लाना पड़ेगा सर, आपको ट्रैक पे लाना पड़ेगा, आपको ट्रैक पे लाना पड़ेगा। बना दीजिए, संजोग से दोनों उपाध्याय हैं, मैं आपकी जगह पे आ जाता हूं। ठीक है सर, एक दिन ऐसा भी करेंगे सर, आप यहीं आ जाइए, आप यहीं आ जाइए सर, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना के बारे में कांग्रेस मैं एक चीज पूछ सकता हूँ क्या? मलिक साहब आ रहा हूँ, मलिक साहब आ रहा हूँ। 22% का गरीबी रेखा जो है नीचे हम लोग लाए थे, बीपीएल फैमिली 22% थी, आज फिर वो लगभग 38% तक पहुंचने के कगार पर है। जिस तरह से लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं, लोगों को खाने पीने की जगह नहीं है। कोरोना एक बड़ा फैक्टर और आ गया, ये भी मैं मानता हूँ। बेरोजगारी की दर इतने बढ़ने से लोगों की रोजी रोटी चली गई, लोगों का नौकरी चला गया। सरकार इन मुद्दों पर यदि ध्यान देती, जिस पर बार बार हमारे राष्ट्रीय नेता ने, माननीय राहुल गांधी ने तब से लेकर अभी तक लगातार जागरूकता दी है और इनको कहा है कि लोगों के रोजी रोजगार के बारे में सोचिए। छोटे छोटे यूनिट जो थे एमएसएमई कैसे खत्म हो गए हैं, उनको कैसे रिवाइवल होगा। ठीक है सर, लाखों लोगों को रोजगार इन्हीं मुद्दों को लेके तो सामने आइए सर, विपक्ष की भूमिका इन्हीं मुद्दों के साथ निभाइए। और लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें वो कहते हैं कि मुझे दक्षिण में आके रिफ्रेश फील होता है। पिछले कई सालों से असल में मैं किसी अलग आदत की राजनीति में था, लेकिन अब जब मैं यहां आता हूं, आप लोगों से मिलता हूं, तो फिर मुझे रिफ्रेशिंग महसूस होता है। उनके इस बयान पे असल में अब बीजेपी लामबंद हो गई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्मृति ईरानी से लेके जयशंकर साहब तक सभी अब मोर्चा खोल चुके हैं और ये बता रहे हैं राहुल गांधी को कि इस तरह के बयान उनके देश को तोड़ते हैं। उत्तर दक्षिण की ये लड़ाई कहीं ना कहीं देश को बांटने वाली है, ये विभाजनकारी है और इस तरह के विभाजनकारी बयान की बीजेपी कम से कम मुखालफत कर रही है, जम के मजम्मत कर रही है और सभी उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगातार अब कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि देखिए इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, पूरे देश को एक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि एक रूप में अगर आप खंड खंड करेंगे तो फिर तस्वीर बदलेगी। संजय सिंह आम आदमी की पार्टी के, उन्होंने भी इस बयान की निंदा की है। इतना ही नहीं, आदित्य सिंह जो रायबरेली सदर से एमएलए हैं, जो बागी कांग्रेस विधायिका हैं, उन्होंने भी इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अमेठी ने आपको राजनीति सिखाई और अब आप उत्तर के लोगों को, अमेठी के लोगों को राजनीति का नया पाठ पढ़ा रहे हैं और एक तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस नेताओं ने भी हालांकि बचाव किया है, अपने नेता को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस बयान को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने महज
दक्षिण की तारीफ की है। उन्होंने बताया है कि दक्षिण में किस तरीके से राहुल गांधी को अच्छा लगता है और तारीफ करना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि कई जगह प्रधानमंत्री भी जाते हैं, अपने भाषण में कहते हैं कि वहां के लोग अच्छे हैं, वहां की चीजें अच्छी हैं। तो अगर राहुल गांधी ने किसी चीज की तारीफ कर दी तो फिर इतनी तकलीफ कम से कम भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है। तो राहुल गांधी के बयान के बाद मचा है बवाल और लगातार उनके बयान को घेरने की कोशिश की जा रही है। उत्तर दक्षिण की बात करना क्या भारतीय लोकतंत्र पे बड़ा आघात है, यह भी समझने की कोशिश है। और जिस उत्तर भारत में वो 15 साल से सांसद रहे, उनके परिवार वाले सत्ता में रहे और अभी भी वहां से सत्ता में हैं, तो फिर किस तरीके से इस बयान को वो कह सकते हैं। लगातार बीजेपी घेरने की तैयारी कर रही है। अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, लगातार मेरे साथ बने हुए। अजय जी, अब देखिए, आप बीजेपी को तो कोस रहे हैं, लेकिन अदिति सिंह रायबरेली सदर एमएलए हैं, आप जानते ही होंगे, वो भी कह रहे हैं कि असल में इस तरह का बयान राहुल को नहीं देना चाहिए था और ये अमेठी के लोगों का अपमान है। देखिए, अदिति सिंह की परिस्थितियों को हम सब जानते हैं, आज कहाँ हैं, किसके साथ हैं, जिनको क्या क्या नहीं कांग्रेस और हमारे इस परिवार ने दिया। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, उनकी स्वतंत्रता है, उन पर हमें कोई प्रश्न नहीं करना। एक बात जरूर है, यदि अमेठी के लोगों के लिए कुछ राहुल जी ने बोला होता, उत्तर भारत के किसी मुद्दों पर कोई बात की होती तो जरूर बात होती। यहाँ तो दक्षिण भारत की प्रशंसा करना क्या अपराध है? तो ऐसे अपराध करने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है। मैं भी अपराध करूंगा। मैं कहता हूं कि केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इस देश में है। अब इस पर यदि मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार के लोगों को इस बात से यदि समस्या होती है तो ये समस्या होनी चाहिए, ताकि इसी बहाने वो कंपटीशन बढ़े और अच्छा करे बिहार के लोग, वहां की लिटरेसी रेट बढ़े। उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, उत्तर प्रदेश के में यदि शिक्षा और बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति और अच्छी होगी, तो ये तो देश के हित में है, देश का विकास होगा। देश के बड़े पैमाने पर यदि देश को सोचेंगे तो अच्छी राजनीति, एक कल्चर जो सिविक कल्चर है पॉलिटिक्स की, वो बदलेगी। इसमें क्या बुराई है? अच्छाई तो हमारा तो समझ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को हम लोग मानते हैं, जिसमें विश्व से कोई भी अच्छी चीजें आती है उसको स्वीकारो। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। भारतीय धार्मिक और राजनीतिक परंपरा रही है। दक्षिण के कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ उत्तर की अच्छी चीजें हैं। उन अच्छी चीजों की प्रशंसा करना यदि बुराई है तो हम वो प्रशंसा करेंगे। इसके लिए भाजपा को यदि बंटवारा दिखता है तो वो बंटवारा की राजनीति करने वाले जिसके जैसे चश्मे होंगे उसको वैसे ही चीजें दिखेंगी। भाजपा के चश्मे बंटवारे वाले हैं। अजय जी, आपकी तारीफ का दायरा कहीं बढ़ के कभी ऐसा ना हो जाए कि राहुल किसी और देश में चले जाएं और वहां जाके बोलें कि देखिए, मुझे विदेश में आके रिफ्रेश महसूस होता है, इंडिया में मैं रिफ्रेश नहीं हो पाता, फिर भी इसे तारीफ ही कहेंगे? अब यही सोचने पर भाजपा के ये प्रश्न है, भाजपा के लोगों को सोचने का ये तरीका है। इस तरीके को तो मैं नहीं बदल सकता। यदि इस तरीके से कोई भाजपा वाले सोचते हो तो उनके दृष्टिकोण पर मुझे शक होता है और उनके दृष्टिकोण पर मुझे कहीं न कहीं एक तरह से हंसी भी आती है कि क्या ऐसा भी कोई दृष्टिकोण अपना सकता है कि जो अब वो अपना सकते हैं। वो ब्रिटिशर्स के खुशामती करने वाले लोग रहे हैं, अंग्रेजों के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा है, इसलिए वो सोच सकते हैं। देश को चाहे आपने देखा होगा पहले किस तरह से बांटा और अब बांटने की, चूंकि हमेशा बांटने वाले मुद्दे पर बड़े आगे तेजी से उभरते हैं। अभी आपने कहा था ना कि करंट लगने वाले मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। बिहार यदि हारेगा तो पाकिस्तान में जो बम गिरेंगे ये भाजपा के ही लोग कर सकते हैं और वो भी भाजपा का देश का शीर्षक नेतृत्व कर सकता है। कांग्रेस ऐसी बात न करती है, न कर सकती है, नहीं करती। कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति कभी ऐसी रही नहीं है। लेकिन देश को बांटने का बयान और देश के विरोधी को लेकर कोई बयान देना, दोनों एक कैसे हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। रमन मलिक जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रमन मलिक, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। देखिए, मैं 2-4 पॉइंट जो इन्होंने उठाए थे मैंने वो नोट डाउन करे, मैं उस पर जवाब दे दूं। कहिए। एक तो जहां तक किसान आंदोलन में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके जिम्मेवार किसान आंदोलन को आयोजित प्रयोजित करने वाले लोग स्वयं हैं, तो इनको देखना चाहिए। जहां तक चाइना की बात ये बार बार करते हैं, 1962 में चाइना अंदर आया था, 2021 में वापस जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी देख लें। डोकलाम और गलवान उसके सबूत हैं। दूसरी चीज एक बहुत क्लियर सी बात आ रही है कि ब्रिटेन ने, जिस तरह ब्रिटेन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसने विश्व भर पे राज करा, आज वो जगह
हालात ये हैं कि कोरोना से लड़ने की बातें जहां तक कर रहे थे उपाध्याय जी, मैं उनको बता दूं, राहुल गांधी अक्सर लंदन जाके बैठते हैं, शायद एक आध दो प्रॉपर्टी भी वहां रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, लंदन के हालात ये हैं कि वो ब्रिंक पे है ऑफ फाइनेंशियल डिजास्टर, और आज भारत जो है वो वी शेप रिकवरी के पाथ पे चल चुका हुआ है। वर्ल्ड बैंक भी 11.5% की देता है। एक और सिटी बैंक की रिपोर्ट आज मैं पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा गया है कि बाय इन द नेक्स्ट 39 years इंडिया विल सरपास चाइना टू बिकम $85 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये रिपोर्ट भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन एक मैं आज आपके माध्यम से एक चीज बोल दूं, ये रिफ्रेशमेंट इतनी चाहते हैं कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत भागते हैं। रिफ्रेशमेंट इतनी चाहिए होती है कि जब देश में कोई विशेष मुद्दा हो तो देश से बाहर भाग जाते हैं। रिफ्रेशमेंट इतनी चाहिए कि एसपीजी छोड़ के, या तो एसपीजी प्रोटेक्ट ही ना बनिए, और अगर एसपीजी छोड़ के भागना है तो वो भी बताइए कि क्यों भागते हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये एक ही चीज दर्शाती है कि जो चाइना के साथ MOU 2008 का करा हुआ था, ये उसकी मुश्किलात हैं, उसकी पाबंदियां हैं जो राहुल गांधी को और गांधी परिवार को ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। ठीक है, मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए मेरे साथ। मेजर मोहम्मद अली शाह, असल में राहुल के बयान, कांग्रेस के बयान को सुन के कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में बेकार में साथ में आ गए, नुकसान हो जाएगा? जी, आपका क्वेश्चन मुझे आया नहीं मेरे पास। जहां तक मैं समझ सकता हूँ आपने ये शायद पूछा होगा राहुल गांधी के बयान पे। मैं एक बात क्लियर करता हूँ, रहमान मलिक साहब, मैं दोबारा प्रश्न दोहरा दूं, मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं दोबारा दोहरा दूं अपना प्रश्न। दोहराइए सर, राहुल गांधी को सुन के, उनके बयान को सुन के, कांग्रेस के इस तरह के रुख को देख के क्या मन में कई बार ख्याल आता है कि पश्चिम बंगाल में हम बेकार में साथ आ गए, क्योंकि राहुल का साथ, कांग्रेस का साथ यूपी में भी कईयों की नैया डुबो चुका है? कहीं ऐसा ख्याल तो मन में नहीं आ रहा है? अगर ऐसा ख्याल आता तो आपको लगता है कि हम उनके साथ हाथ मिलाते और लड़ते इलेक्शन? नहीं ना। और इस मुद्दे में भी ये कोई मुद्दा, पहली बात तो एक बार क्लियर कर दिया मेरे को, यहाँ यहीं पे दूसरे लोग पानी कर देते हैं, ठीक है ना। भाई बीजेपी तो कहती है कि राहुल गांधी बच्चा है, उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाए, उनके बात के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। और वहीं पे ही जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ नेता उनके ही बयान को पकड़ के घुमा के उस पर कुछ और बात निकाल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो उनकी बात को पकड़ के ले रहे हैं, तो मैं क्या बात मानूं? जो बीजेपी पहले बोलती थी कि उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या अब उनकी बात को मैं मानूं? जो बोल रहे हैं कि देश के तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि शासन खास है, उन्हें तोड़ने की बात कर ही नहीं, बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका पूरा हक बनता है कि वो इलेक्शन कहां से लड़े, नॉर्थ इंडिया से लड़े, साउथ इंडिया से लड़े, ईस्ट से लड़े, वेस्ट से लड़े, सेंट्रल एशिया से लड़े, कहां से लड़े, उनका पूरा हक है, क्योंकि वो कोई नेता नहीं है। अब आप बोलते हो अगर वहां पे एक हिस्से की अगर उन्होंने तारीफ कर दी, उन्होंने ये बोला कि 15 साल वहां पे था कॉन्स्टिट्यूंसी दिया बस, और बाकी उन्होंने तो तारीफ ही करी है ना साउथ इंडिया की। कोई गलत बात बोली है तो आप बोलिए ना, उसी बात को पकड़ के घुमा के उसकी खिचड़ी पका के ये शोभा नहीं देता है एक रूलिंग पार्टी को जो सत्ता में है, जो सेंट्रल पावर में है। अब आप बोलिए, अगर मेरी बात भाई कोई देर से तो मैं मान जाऊंगा। दूसरी बात है, इन्होंने बोला था कि कंप्यूटर जब रीबूट होता है तब उसको रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। बिना आप में से कौन लोग इतने होंगे जो कभी छुट्टी के लिए बाहर गए होंगे, जिन्होंने छुट्टी नहीं दी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी करना पड़ता है। मुझे नहीं होते आप, अरे मूल में उठिए, मूल नहीं होते विशेष होने के लिए। आप भी आपके बयान मेजर मोहम्मद अली शाह ये बताते हैं आप भी कितने गंभीर हैं सर, आप भी कितने गंभीर हैं ये समझ में आता है सर। अगर राजनीति को आप मूड फ्रेशिंग करने का जरिया समझते हैं तो फिर ये मतलब समझ में आता है कि आप कितने गंभीर हैं। बहुत सीरियस है सर आप तो सर, बहुत जोड़ी बहुत सोच समझ के बनी है। बदलाव इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। अच्छा, चेंज इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। अब उन्होंने कहा 15 साल तक वहां पे थे, अब वो यहाँ आ गए हैं। अगर मैं 15 साल एक नौकरी कर रहा हूँ और एक नौकरी 15 साल के बाद आता हूँ तो वो मेरे लिए भी रिफ्रेशिंग होगा। नरेंद्र मोदी 15 साल तक मुख्यमंत्री, ठीक है, रहमान मलिक बोलिए। ठीक है मलिक साहब, इस प्रकार की बात, ठीक है मलिक साहब बोलिए। 15 साल तक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा बिना छुट्टी लिए,
उसके बाद वो यूपी में से इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है, दूसरी टर्म भी बनता है। क्या उसने छुट्टी ली साहब? वो देश के लिए बना हुआ है, ये अय्याशी के लिए बने हुए हैं। और मैं क्यों बोलता हूँ अय्याशी के लिए, ये हर 15 दिन 20 दिन बाद इन्हें कहीं ना कहीं छुट्टी के लिए जाना होता है, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। ये आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, देश की चर्चा में भी रहा। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वो करना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि हम किस तरीके की पॉलिटिकल डायलॉग और किस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इस देश के लोकतंत्र को बनाना चाहेंगे। क्योंकि विपक्ष का 1980 में जब भाजपा बनी उसके बाद से भाजपा ने जो विपक्ष की भूमिका निभाई है वो ये दर्शाती है कि हम देश की कंस्ट्रक्टिव के लिए हैं। चलिए ठीक है सर, हम मान गए राहुल गांधी को आप प्रासंगिक माने या ना माने, लेकिन उनके बयान आपके लिए मायने रखते हैं और उनके बयानों पे आप घेराबंदी भी करते हैं। समय मेरे पास इतना ही लोकतंत्र में आज। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एपीएन।